नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस और तमाम दक्षिणपंथी संगठनों ने जो नफरत का माहौल फैला रखा है, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर रखा है, ध्रुवीकरण कर रखा है और देश को बेचने, देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, उनके खिलाफ, नफरत के खिलाफ हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, मोहब्बत का शोरूम खोलने आए हैं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस, नरेंद्र मोदी और दक्षिणपंथी संगठनों के नफरत भरे माहौल को न सिर्फ हम विरोध करेंगे बल्कि उन्हें नफरत करने ही नहीं देंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले 8 सालों से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, या यूं कहें कि जब से आरएसएस की सरकार बनी है, तब से देश का ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और देश को बेचने, देश को तोड़ने और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी 40-50 सालों तक राज करेंगे। जाहिर है कि यह बिल्कुल संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी बयान था। लोकतंत्र इनके नज़रों में कुछ नहीं है, संविधान इनके नज़रों में कुछ नहीं है, तिरंगा झंडा इनकी नज़रों में कुछ नहीं है, राष्ट्रवाद इनकी नज़रों में कुछ नहीं है, धर्मनिरपेक्षता इनकी नज़रों में कुछ नहीं है और इस देश की साझा संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सह अस्तित्व इनकी नज़रों में कुछ नहीं है। इनकी नज़रों में अगर कुछ है तो वह हिंदुत्व है और उसी हिंदुत्व को लेकर के ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो जहर घोल रहे हैं, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं और जो लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने जो आवाज़ छेड़ी है भारत जोड़ो यात्रा से, जो उन्होंने कहा है, उस पर पूरे देश को अमल करना है और पूरे देश को गंभीरतापूर्वक सोचना है कि किस तरह से नफरत का माहौल ख़त्म हो और मोहब्बत का अमन चैन कायम। मोहब्बत का अमन चैन कायम करने के लिए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और नफरत का बाजार गर्म करने के लिए आरएसएस और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है पिछले 8 सालों से, उसे आपने देख ही लिया। सबसे पहले तो इन्होंने CAA NRC लाया और CAA NRC के तहत आपकी नागरिकता खत्म करने की साजिश रची। आपसे आपके होने का, आपका वजूद होने का, आपका भारतवासी होने का, आपका हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जाएगा और जो सबूत आप दिखाएंगे उसे माना नहीं जाएगा और जो सबूत माना जाएगा वो आपके पास है ही नहीं और जब आपके पास है ही नहीं तो आप सबूत नहीं दे पाएंगे और उसके बाद आपको विदेशी ठहरा दिया जाएगा या इस देश से की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, आपके राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाएंगे और आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा या विदेशों में भेज दिया जाएगा। खास करके मुसलमानों के लिए ये बात लागू होती है कि उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भेजने की बातें हो रही थी, लेकिन इस फार्मूले पर ये कामयाब नहीं हो पाए और पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया इनके खिलाफ और संजोग बस उसी समय कोरोना वायरस का 2020 में आगमन हो गया, जिससे कि आंदोलन थम गया और इनका CAA NRC, जिसके तहत बाहर के देशों से हिंदुओं को बुलाना चाहते थे और इस देश के मुसलमानों को, पिछड़ी जातियों को, जनजातियों को इस देश से खदेड़ना चाहते थे। तो ये नफरत का माहौल नहीं है कि यहाँ के देशवासियों से, यहाँ के नागरिकों से आप उनके वजूद का, उनके होने का सबूत मांगे और न देने पर उन्हें इस देश से निकाल बाहर कर दें या उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल करके मार डालने की साजिश रचें। यह इस देश में नहीं चल पाएगा और इसी के खिलाफ, इसी नफरत के खिलाफ
और कितनी 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 नफरत फैलाई है इन लोगों ने, उसे आपने अच्छी तरह से देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि मुसलमानों की पहचान कपड़ों से की जा सकती है, होली और दिवाली पर बिजली नहीं दी जाती है अखिलेश यादव के राज में, और ईद और रमजान पर बिजली दी जाती है। इस तरह के पता नहीं कितने बयान नरेंद्र मोदी खुद ने दिया है मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों को इस देश का दोयम दर्जे का इंसान समझा जाता रहा है पिछले 8 सालों से। लेकिन अब वो नहीं चल पाएगा। अब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं चल पाएगा, और अब ओबीसी एससी एसटी को दोयम दर्जे का इंसान बनाने की कोशिश नहीं चल पाएगी, और न संविधान को रद्द करने की कोशिश कामयाब हो पाएगी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। इनका जो भगवा गैंग है, वो भगवा गैंग नया संविधान बना भी लिया है, और अगले महीने इलाहाबाद के माघ मेला में वो भगवा संविधान पेश किया जाएगा। और उसी भगवा संविधान को इनकी इच्छा शक्ति है कि 2025 में जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो वही भगवा संविधान लागू किया जाएगा, और वो भगवा संविधान मनुस्मृति के आधार पर आधारित है। वही वर्णभेद, वही शोषण, वही नीचता, वही अत्याचार, शोषण, आगे मटकी पीछे झाड़ू, उसी युग में पहुंचाने के लिए मनुस्मृति को लाया जा रहा है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ठुकराया जा रहा है। तो जाहिर है कि जो नफरत का माहौल का बाजार गर्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसे अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका खुलासा कर रही है और उस नफरत को मोहब्बत में बदलने की कोशिश कर रही है, तो इस पर देशवासियों को सोचना चाहिए। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के साथ उनका समर्थन संपूर्ण विपक्ष कर रहा है। हर राज्यों की सरकारें कर रही हैं जो विपक्ष की हैं। इस पदयात्रा की नीतीश कुमार ने अभी कल खुल करके पदयात्रा की बात को मजबूती दी है, हवा दी है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पदयात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना लिया जा रहा है, वह जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी में भारत जोड़ो यात्रा से इतनी खलबली मची है, इतनी परेशानी महसूस की जा रही है, और मोदी जी का सिंहासन हिलने लगा है भारत जोड़ो यात्रा से। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को सफल न होने देने के लिए इन्होंने कस्में खा ली है, और उसका सबसे बड़ा बहाना है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से अगर कहीं कहर ढा रहा है तो वो अपने पैतृक क्षेत्र जहां से उसका जन्म हुआ है, चीन में कहर ढा रहा है। और आज से नहीं, पिछले 2 सालों से वहां पर कई लहर आ चुकी है, और इस समय भी चीन कोरोना को लेकर के भारी मुसीबतों से घिरा हुआ है। वहां पर मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, और चीन के आसपास के जितने देश हैं वहां पर भी कोरोना पहुंच चुका है। अगर कोरोना से भारत को रोकना है तो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि चीन से आने वाली सभी फ्लाइट को रोकना होगा। जितनी भी हवाई जहाज चीन को जा रही हैं या चीन से आ रही हैं, उनको रोकना होगा। और अगर नहीं रोका जाएगा तो भारत के लोग भी संक्रमित हो जाएंगे, और फिर से तीसरी लहर में पहुंच जाएंगे, जिस तरह से कि हमने 2 लहरों का दंश झेला है, और लाखों मौतें हमारे देश में हो चुकी हैं। तो अब वैसा फिर से ना होने पाए, कोरोना अपना इतिहास न दोहराने पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काम करना है। भारत जोड़ो यात्रा जैसे रचनात्मक कार्य को, सकारात्मक कार्य को रोकने से देश का हित नहीं होने वाला है। और अगर भारतीय जनता पार्टी यह सोचती है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देगी वो कोरोना वायरस का डर दिखा करके, तो उसकी नासमझी है, उसकी नादानी है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और उन भावनाओं को नरेंद्र मोदी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा बहुउद्देशीय है, उसके उद्देश्य बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य है इस देश को, इस राष्ट्र को
कट्टरपंथी शक्तियों से बचाना, हिंदूपंथी शक्तियों से बचाना, इस देश को भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना, इस देश के संविधान की रक्षा करना, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना, यह उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा का। और संपूर्ण विपक्ष और संपूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता इसके साथ जुड़ा हुआ है। और बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी तो भारत जोड़ो यात्रा में खुद भी पैदल चल करके राहुल गांधी के कदमों से कदम मिला करके उन्होंने अपनी भावनात्मक एकता का परिचय दिया है और राहुल गांधी की विचारधारा की सराहना की है। तो जिस तरह से हमारे देश में मॉब लिंचिंग की जाती है मुसलमानों के साथ, उन्हें अनायास ही काल के गाल में झोंक दिया जाता है, मार डाला जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है उनके ऊपर, उनका कोई अपराध नहीं होता है, उन्हें अपराधी साबित किया जाता है, कोई आतंक की घटना नहीं होती है फिर भी उन्हें आतंकी कहा जाता है। और जिस तरह से हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने की बात कही जा सकती है, उसे भी आपने सुना होगा। जितने भी इनके धर्म संसद होते हैं, हर जगह मुसलमानों के खिलाफ ही, इस देश के दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ ही आग उगली जाती है। हरिद्वार धर्म संसद में आपने देखा होगा किस तरह से मुसलमानों को मार डालने, काट डालने की बातें हुई थी और किस तरह से मुसलमानों के बारे में कहा गया कि इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और 2029 में इनका प्रधानमंत्री होगा, 29 में नहीं होगा तो 34 में होगा, 34 में नहीं होगा तो 39 में होगा। और जब 39 में इनका प्रधानमंत्री होगा तो इस देश के आधे हिंदुओं को काट डालेंगे और जो आधे बचेंगे उन्हें गुलाम बना लेंगे और इस देश पर फिर से मुसलमानों का शासन हो जाएगा, मुगलों का शासन हो जाएगा। इस तरह से डरवाया जाता है हमारे देश के हिंदुओं को और इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाती है। आपने उसे अच्छी तरह से देखा, सुना और समझा होगा। आज उसी नफरत को जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के 140 करोड़ लोगों से नफरत करती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, राजपूतों की पार्टी है और इनकी संख्या इस देश में कितना है, बमुश्किल 15% लोग इस देश के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और वही लोग छल बल साम दाम दंड भेद से शासन कर रहे हैं। लेकिन इनका छल बल साम दाम दंड भेद अब नहीं चलने पाएगा, इनकी नफरत की दुकान अब नहीं चलने पाएगी, इनकी सांप्रदायिक सोच अब नहीं चलने पाएगी, क्योंकि विपक्ष भी उठ करके खड़ा हो गया है। जितने समय तक कांग्रेस आईसीयू में थी या यूं कहें वेंटिलेटर पर थी, लेकिन अब कांग्रेस वेंटिलेटर पर नहीं है, अब कांग्रेस आईसीयू में नहीं है, अब कांग्रेस एक योद्धा बन करके सड़कों पर दहाड़ रही है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को ललकार रही है आज की कांग्रेस, उससे लगता है कि कांग्रेस में संजीवनी आ गई है और कांग्रेस फिर से एक बार जिस तरह से भारत को आज़ादी दिलाई थी उसी तरह से इन सांप्रदायिक शक्तियों से आज़ादी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो गई है। और उसकी यह सोच सामयिक है और उसकी यह विचारधारा नफरत की आग, नफरत की लाठी तोड़ने के लिए उसने जिस तरह से प्रयास किया है उसकी हर जगह सराहना की जानी चाहिए और सराहना हो भी रही है। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक आज अगर किसी की चर्चा है तो वो है राहुल गांधी और राहुल गांधी की पदयात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म होने वाला है और फिर से कांग्रेस जिस तरह से कि 70 साल तक कहते हैं कि राज किया है और वही 70 साल फिर से 8 साल पर हावी होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलती हुई दिख रही है। इसलिए कोई न कोई बहाना ढूंढ करके पदयात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है और कोरोना वायरस का बहाना लेकर के जिस तरह से अशोक गहलोत को और राहुल गांधी को पत्र लिखा गया है उसमें भी पूर्वाग्रह की छाप देखी जा सकती है, उसमें भी पूर्वाग्रह भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। अभी अभी गुजरात चुनाव खत्म हुए हैं और इन गुजरात चुनाव में कितनी भीड़ इकट्ठा करते थे नरेंद्र मोदी,
उसे आपने अच्छी तरह से देखा है। और दूसरी बात, दूसरी लहर में 2020 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव में लाखों की भीड़ इकट्ठा करके कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस तरह से अपना चुनाव प्रचार किया था और दीदी ओ दीदी कह करके संबोधित किया था, उसे भी आपने देखा होगा। तो उतनी दुर्दशा अभी इस देश में नहीं है। अगर दुर्दशा कोरोना से हो रही है तो चीन में हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार यही है कि फ्लाइट्स को बंद किया जाए, चीन से आवागमन को बंद किया जाए, वरना हमारा देश भी उसी तरह की मुसीबत में फंस जाएगा जिस तरह की मुसीबत में आज चीन फंसा हुआ। तो जिस तरह से हमारे देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ सत्तारूढ़ दल और आरएसएस और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कट्टरपंथी लोग, तमाम हिंदू संगठन इस देश को का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, उसी आग में न झोंकने देने के लिए या आग से निकालने के लिए राहुल गांधी अगर नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल चुके हैं, तो शायद इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और पड़ भी रहा है और लंबे समय तक पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा तो 26 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी कश्मीर में, उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी और एक और भारत यात्रा गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की जाएगी। यानी पूरे भारत को नापा जाएगा, पूरे भारत को भावनात्मक संबंधों में समेटा जाएगा और पूरे भारत से ये संदेश दिया जाएगा कि अब नफरत की बाजार गर्म नहीं होने पाएगी, सांप्रदायिक तत्वों को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सांप्रदायिक तत्वों के दिन पूरे हो गए हैं और अब उन्हें सत्ता से जाना होगा। इस देश की को बेचने को लेकर के जिस तरह से इस देश की सांप्रदायिक आग में डाल दिया गया है, इस देश में जीएसटी ला करके, इस देश में नोटबंदी ला करके जिस तरह से बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, उसे भी भारतवासी 140 करोड़ देख रहे हैं अच्छी तरह से। जीएसटी के बारे में राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया है कि आटा, मैदा, गुड़, इन चीज़ों को अगर 25 किलो से कम कोई बेचता है तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाती है, लेकिन 25 किलो से ज़्यादा कोई बेचता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। 25 किलो से कम कौन बेचेगा? छोटे व्यापारी बेचेंगे, छोटे दुकानदार बेचेंगे, उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा। और 25 किलो से ज़्यादा कौन बेचेगा? 25 किलो क्या, 25,000 करोड़ बेचने वाले हैं हमारे देश में अडानी, अंबानी और तमाम उद्योगपति, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से जीएसटी और नोटबंदी से छोटे उद्योगपतियों का, छोटे कारोबारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उनकी कमर टूट गई है। और बड़े उद्योगपति तो इतने बड़े हो गए हैं कि दुनिया के नंबर 2 के उद्योगपति हो गए हैं, नंबर 2 के अमीर हो गए हैं। तो जाहिर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है उसी रास्ते पर चलेगी तो निश्चित रूप से उसका पतन, या यूं कहें कि बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा। जिस गांधी पर राहुल गांधी चल रहे हैं, अगर वे अपनी बात पूरे देश की जनता तक जा करके, सड़कों पर के चल करके पूरे जनता के तक आवाज अपनी पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा 2024 में। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि हमें संसद में नहीं बोलने दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, माइक छीन लिया जाता है, इसलिए हमें सड़क पर आकर के बोलना पड़ रहा है। और सिर्फ सड़क पर ही नहीं आए हैं बल्कि एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सड़कों पर उतर करके जनता को हम संबोधित करेंगे और कहेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है, देश को उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है और किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, साम दाम दंड भेद दिखा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। 2014 में भी इन्होंने बना लिया, 2019 में बना लिया, लेकिन 2024 में नहीं बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
आप अगर शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आंखें खुलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।